नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और CHSL 2023 टीयर 2 के पेपर के मैथ्स के प्रश्नों का सलूशन करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। और सारे प्रश्न आपको समझ में आने वाले हैं, मैं गारंटी लेता हूँ। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये 2 दिन में पेपर हुआ था। कुछ लोगों का रिजेक्ट हो गया था, मतलब रिजेक्ट नहीं हुआ था, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था 200-300 लोगों का, तो उनका अलग से पेपर हुआ था। हालांकि 99% का ये पेपर था। 1% वाला जो पेपर है वो भी मैं करवा दूंगा, बट पहले मेन पेपर देख लेते हैं। ये आपका CHSL 2023 के टीयर 2 का एग्जाम है। 3 घंटे का पेपर हुआ था, 2 नवंबर को एग्जाम हुआ था। 30 प्रश्न मैथमेटिक्स के पूछे जाते हैं मेंस में, और 30 के 30 प्रश्नों को 30 मिनट से ज़्यादा समय नहीं देंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे, बाकी आपको समझ में आ जाए, ये मेरी जिम्मेदारी है। और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जो भी करते हो आप वो कर लेना, ठीक है। तो चलो पहले प्रश्न पे आ जाता है। कहा गया एक स्फीयर है जिसका डायमीटर 30% से बढ़ जाता है, ठीक है। कहा गया इसके वॉल्यूम में क्या इंक्रीज होगा। अगर किसी चीज़ का स्फीयर है या कुछ भी है, उसका डायमीटर 30% से बढ़ा तो रेडियस कितने से बढ़ेगी? 30% से। वॉल्यूम होता क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, इसमें तो कुछ चेंज होगा नहीं, यानी आर के बदलने से इसी की वैल्यू आर क्यूब ही बदलेगा। अगर हम मान ले रेडियस पहले 10 थी तो अभी कितना होगी? 13, यानी कि 10 अगर रेडियस होगी तो पहले वॉल्यूम कितना होगा? 1000। अभी 13 होने के बाद वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 13 का क्यूब 2197, यानी कोई चीज़ पहले 1000 थी, अभी 2197 हो गई। 4/3 पाई तो दोनों में लगा रहेगा, उसको एक्स से जूम कर लो, यानी 1000x से 2197x, यानी बढ़ा कितना? 1197, यानी कितना परसेंट? 119.7%। ऐसे नहीं करना, सक्सेसिव से कर लो। आपने कहा रेडियस, वॉल्यूम हमें पता है, वॉल्यूम होता है आर इंटू आर इंटू आर, रेडियस का क्यूब होता है। तो 30% ये बढ़ा, 30% ये बढ़ा, 30% ये बढ़ा, यानी सक्सेसिव तीन बार 30% की वृद्धि हुई। अगर एक्स वाई का रिजल्टेंट निकालने जाते हैं सक्सेसिव इंक्रीज का, तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 होता है। तो 30 का कितना हो जाएगा? 30 प्लस 30 गुणे 30/100, यानी कि 9। तो 30 60 और 9 69 हो गया। अब 69 और 30 का निकालना है। 69 और 30 का 69 प्लस 30 यानी कि 99, और प्लस 69 गुणे 30/100। 69 गुणे 30/100 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 207/10, यानी कि 20.7 हो जाएगा। जोड़ दोगे तो 119.7 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। जैसे करना चाहो कर सकते हो। बहुत आसान सा प्रश्न है, बहुत सिंपल सा पार्टनरशिप का प्रश्न है। कहा गया ए और बी किसी पार्टनरशिप में घुसते हैं मतलब इंटर करते हैं। ए बी सी की बात की गई, ए है, बी है और सी है, ठीक है। कोई पार्टनरशिप होगी, इनकी दुकानदारी होगी। ए ने 25,000 बिजनेस में इन्वेस्ट करा है, बी ने 50,000 इन्वेस्ट करा है, और कहा गया 7 महीने बाद सी आता है 30,000 के इन्वेस्टमेंट के साथ, ठीक है। 7 महीने बाद आता है। 25, 50, 30 जो भी है मेरे भाई, इसको ऐसे रेशियो पहले ले लिया करो। 5 × 5 = 25, 5 दाम में 50 और 5 × 6 = 30। ऐसे मान लो कि 5 रुपये, 10 रुपये और 6 रुपये लेके आते हैं। कहा गया कि ए अपना धन 9 महीने बाद विड्रॉ कर लेता है, यानी ए का जो धन है वो 9 महीने के लिए लगा हुआ है। What could be C's share in the profit assuming a total profit of 3900 at the end of year? कहा कि अगर 1 साल के लिए व्यापार चले तो सी का प्रॉफिट कितना होगा, यही पूछा गया। सिंपल सी बात है, ए ने 9 महीने में निकाल लिया, बी के बारे में कुछ नहीं कहा गया, यानी बी 12 महीने तक, और सी चूंकि 7 महीने बाद आया है, यानी कि अगर 12 महीने तक रुकेगा लास्ट तक, तो 5 ही महीने इसका इन्वेस्टमेंट होगा। अब आपका ये हो गया इन्वेस्टमेंट और ये हो गया टाइम। आपको पता है प्रॉफिट जो होता है वो इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम के रेशियो में, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम का गुणा जो होता है उसके रेशियो में बढ़ता है। तो अगर आपसे सी का प्रॉफिट पूछा गया तो सी ने 6 इन्वेस्ट कर रखा 5 महीने के लिए, सी का हिस्सा कितना हो गया? 30 बटे ए ने 5 9 महीने के लिए, नहीं, ए का हिस्सा हो गया 45, बी ने 10 12 महीने के लिए यानी 120, और सी ने अभी आपने कहा 30 इन्वेस्ट कर रखा है। तो सी का हिस्सा हो जाएगा 30 बटे इतना, और आपको पता है जितना भी प्रॉफिट होगा उसका इतना हिस्सा सी ले जाएगा। प्रॉफिट हो रहा है 3900 का, तो 3900 का निकाल दो। अब आप कहेंगे सॉल्व करना। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि देखो 5 यहाँ पे आ रहा था और 9, हमें सब कुछ भूल जाना था। यहाँ पे हमें 5 दिख रहा था, ठीक है, और यहाँ पे 9 दिख रहा था, ठीक है। 5 और 9, यहाँ पे दिख रहा था 10, यहाँ पे दिख रहा था 12, यहाँ पे दिख रहा था 6, यहाँ पे दिख रहा था 5। 5 हर जगह काट सकते थे, 5 हर जगह काट सकते थे, तो आपका सीधे रेशियो आ जाता 6/6 प्लस 24 प्लस 9, यही होता है ना? होता ना होता? 6 प्लस 24 प्लस 9 ऐसे हो जाता। 12 अगर 5 से काट देते तो, हालांकि 5 से नहीं काटा कोई बात नहीं, हम यहाँ से 15 से काट देते हैं। 15 से काटेंगे 15 दूना 30, 15 दूना 30, 15 8 120, 15 3 45,
3 8 11 2 13 यानी 2/13 हिस्सा मिल रहा है सी को। 3900 का 1/13 हिस्सा कितना हो जाएगा 300, तो 2/13 हिस्सा कितना हो जाएगा 600। समझ आया? आपने क्या काम करना था, मैं फिर से समझा रहा हूँ। देखो कुछ भी नहीं, 25 50 और 30 का रेशियो ले लो, यानी कि 5 से काट दोगे 10 और 6 रेशियो। कहा गया कंपनी में सी 7 महीने बाद आता है और 12 महीने तक व्यापार चलता है, यानी इनका इन्वेस्टमेंट 5 महीने तक था, बी 12 महीने तक था और ए ने अपना हिस्सा 9 महीने बाद निकाल लिया। अब इनका जो प्रोडक्ट होगा इसी रेशियो में इनको मिलेगा लाभ। आपने कहा 5 से और काट दिया, 5 दूनी 10, 6 कम, यहाँ से 5 कट गया, ठीक है। 2 से कट सकता है नहीं, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 चौको 12 और 3 तिया 9। अब इनका देखो प्रोडक्ट लो तो 3 ये हो जाएगा, 2 चौको 8 ये हो जाएगा और 2 ये, यानी इनको लाभ इस अनुपात में मिलेगा। आपने कहा 3 8 और 2 टोटल रेशियो कितना बन रहा है 13 रेशियो बराबर 3900 है, यानी 1 रेशियो बराबर 300, तो सी का शेयर 2 रेशियो यानी कि 600 हो जाएगा। समझ आ गया? ये जो मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूँ क्यों? क्योंकि आप रिदम में एक बार आ जाएं, फिर जल्दी जल्दी प्रश्न कर पाएंगे। कहा गया ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है। देखो जिस आधार में दिया जाए ना, पी क्यू आर दिया गया तो पी क्यू आर वैसे बनाओ, उसी तरह से ए बी सी, ये नहीं कि पी क्यू आर इधर से शुरू कर रहे हैं, ए बी सी इधर से शुरू कर दिया, नहीं, ए बी सी, ठीक है। कहा गया सिमिलर है। अब कहा गया कि ए कोण जो है वो कितना है 85 डिग्री, अगर ये 85 तो ये भी 85 हो जाएगा। सी 58 डिग्री, यानी दिस एंगल इज 58 डिग्री, तो दिस एंगल भी 58 डिग्री हो जाएगा। आपसे क्यू की वैल्यू पूछेगी, अगर ये 85 या 58 तो ये कितना हो जाएगा 8 5 13, यानी कि 7 आ जाएगा, 37 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। देखो मेरे भाई बहुत आसान सा प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को उड़ा के नहीं थप्पड़ मार के भगाना है। कहा गया कॉन्सेंट्रेशन ए बी सी वाइन्स में 10%, 20% और 30% है, यानी 3 तरह की वाइन्स हैं ए बी और सी, ठीक है। कोई वाइन का नाम बताना जो ए हो। 10%, 20% और 30%, ये 10% था, इसमें कॉन्सेंट्रेशन ये 20% है और ये ज़्यादा चढ़ने वाली 30% है, लाइक ब्रो कोड। इसका मात्रा 2:3:x के अनुपात में मिलाया गया, ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये क्वांटिटी है, ठीक है। आपको पता है कहा गया अगर रिजल्टेंट जो मिक्सचर बन रहा है 23%, देखो अगर 2 लीटर 10% वाला मिलाया जाता है तो 0.2 मात्रा ये होती है 0.2 लीटर। 3 लीटर का 20% मिलाया जाता है, चूंकि ये 20% हम एसिड पे कैलकुलेट करें, अगर 2 लीटर ये मिलाया जाता है, 3 लीटर ये, x लीटर ये, तो इधर से एसिड कितना आता है 0.2 लीटर, मतलब एल्कोहल है जो भी। 3 लीटर में 20% एल्कोहल है तो 0.6 लीटर इधर से आ जाता, और x लीटर का 30% 0.3x ये हो जाता, यानी हमारे पास टोटल एल्कोहल की मात्रा इतनी होती। लेकिन हमें कहा गया कि जो मिक्सचर मिलता है, मिक्सचर कितने लीटर मिलेगा 2 3 5 + x, इसका 23% हमारा क्या है एल्कोहल, 5 + x का 23%, 5 का 23% 1.15 और x का 23% 0.23x। अब इसको सॉल्व कर लो, 0.23 इधर से कटेगा 0.07x मिलेगा, और ये बराबर मिलेगा 8, 1.15 में से घटेगा तो 0.35 मिलेगा, 7 से कटेगा 5 आ जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया 5। बस सिंपल सा प्रश्न था। देखो आपसे पूछा गया मोड, मोड क्या होता है मेरे भाई? मोड होता है बहुलक जिसकी बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। देखो डे ऑफ कन्फाइनमेंट, कितने कितने दिन तक कन्फाइनमेंट किया गया है उनको, यानी कि उसमें रखा गया है, और नंबर ऑफ पेशेंट्स, देखो नंबर ऑफ पेशेंट्स बेसिकली फ्रीक्वेंसी है, यानी फ्रीक्वेंसी होती है संख्या, 6 दिन 7 दिन 8 दिन 9 दिन 10 दिन। सबसे ज़्यादा दिन कौन रखा गया, मतलब सबसे ज़्यादा दिन नहीं, सबसे ज़्यादा मरीज किस दिन में रखे गए हैं, आपको देखना है नंबर ऑफ पेशेंट्स इज योर फ्रीक्वेंसी। अब देखो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है, ये है आपकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नंबर ऑफ डेज इज योर फ्रीक्वेंसी। अब देखो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ पे मिल रही है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है, इसकी, यानी सबसे ज़्यादा कितने मरीज रखे गए 7, कितने दिन रख। देखो जितना पहले मोड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, देखो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट जो वैल्यू होगी, ठीक है, ये है आपकी वैल्यू, ये है फ्रीक्वेंसी, ये है वैल्यू, ये फ्रीक्वेंसी। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट जो वैल्यू होती है, यानी कि जो संख्या बार बार आती है, जिस संख्या की बार बार आने की प्रवृत्ति होती है, उसे हम बोलते हैं बहुलक, ठीक है। और ये होती है बारंबारता, यानी 7 सबसे ज़्यादा बारंबारता देखो किसकी है 7 के अगेंस्ट जो वैल्यू है वही आपका बहुलक हो जाएगा, मोड हो जाएगा। एक आदमी ने कुछ धन उधार लिया, ठीक है, 3 साल बाद उसने 4/3 हिस्सा वापस कर दिया। देखो सिंपल सी बात है भैया, 3 साल बाद अगर उसने 4/3 हिस्सा वापस किया, यानी कि एक हिस्सा तो उसने लिया था, 4/3 गुना वापस किया, यानी ब्याज कितना मिला 4/3 - 1, यानी 1/3 हिस्सा उसने ब्याज दिया 3 साल में। 1/3 कितना होता है 33, सही 1/3%, यानी 100/3%।
अगर 3 साल में उसने 1/3 हिस्सा ब्याज दिया तो 1 साल में ब्याज कितना दिया होगा? 3 साल में 1/3, तो 1 साल में 1/3 × 3 यानी 1/9 हिस्सा। 3 साल में अगर 1/3 हिस्सा ब्याज दिया तो 1 साल में 1/9, 1/9% में कितना होता है? 11 सही 1/9%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 11 सही 1/9%। कहा गया कि 4 कुर्सियां और 3 टेबल्स का मूल्य, 4 कुर्सियां और 3 टेबल्स का मूल्य 2100 रुपये है, लिख लो कहीं। 5 चेयर्स और 2 टेबल का मूल्य 1750 रुपये है। तो आपको बताना है कॉस्ट ऑफ अ चेयर बताओ। ठीक, एक बात बताओ, हम कैसे निकाल सकते हैं? हमने कहा चेयर की कॉस्ट निकालनी है, यानी टी को कैंसिल करना है। टी को कैंसिल करने के लिए इधर से 2 से गुणा, इधर 3 से गुणा। अब ज़्यादा दिमाग ना लगाना, फटाफट सॉल्व कर लो। 4 दूनी 8, 5 तिया 15, डिफरेंस 7 चेयर। 17 तिया 51, 5250 हुआ या 4200, यानी कि 1050 हो गया। डिफरेंस लोगे यही तो आएगा। अरे 1750 गुणे 3 5250, 5250 में से 4200 घटेगा 1050। 7 सी बराबर 1050, तो 1 सी बराबर 150, यानी कि चेयर का मूल्य 150 रुपये। 150 वाला देखो, कहा कि योगा सेंटर है, 60% जो मेंबर हैं वो आदमी हैं और 40% औरतें हैं। यहाँ पे मेन और वुमेन की बात की गई, 60% हैं आदमी और 40% हैं औरतें। ठीक है, योगा सेंटर। कहा गया एवरेज एज मैन की जो है वो 55 वर्ष है और इनकी 45 है। तो आपको बताना है रिजल्टेंट एवरेज एज कितनी। देखो, आपको संख्या पहले भूल जाओ। हम कहते हैं ये 55 है मेरे भाई और ये है 45, मैन और वुमेन का। इनकी एवरेज एज अगर x हो, ठीक है, तो हमने कहा इनकी संख्या का अनुपात 20 तिया 60, 20 दूना 40, यानी कि ये जो अनुपात है इनकी संख्या का वो 3:2 है। अब देखो, हमने कहा 55 और 45 का रिजल्टेंट x है, तो 55 में से x घटेगा 55 माइनस x में से 45 घटेगा x माइनस 45। और अगर इनका अनुपात, इनकी संख्या का अनुपात 3:2 है, तो ये जो हमने निकाला है x माइनस 45 और 55 माइनस x, इसका भी अनुपात 3:2 होगा। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 2 का इधर गुणा 3 का इधर गुणा, तो इधर 2x इधर माइनस 3x जुड़ेगा 5x, इधर बनेगा 90, इधर बनेगा 165, दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा? 165 और 90 255, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 51। 55 45 का रिजल्टेंट अगर x है तो हमने पिक्चर एलिगेशन लगा दिया, इधर x माइनस 45 आ गया और इधर 55 माइनस x, और इनका जो अनुपात होगा उनकी संख्या के अनुपात के बराबर हो गया, x बराबर 55 हो जाएगा, बेसिकली 51। देखो, ये अच्छा प्रश्न है, प्रोबेबिलिटी का प्रश्न है, लेकिन मुझे कुछ इस प्रश्न में खास लग नहीं रहा। कहा कि ए के होने की संभावना दी गई, बी के होने की संभावना दी गई, ए और बी के दोनों के ना होने, मतलब ए और बी दोनों के इंटरसेक्शन की संभावना दी गई, यानी कि ए और बी में जो कॉमन नहीं है, ए और बी में जो कॉमन है, मतलब ए और बी के कॉमन अकरेंस की संभावना दी गई। आपसे पूछा गया पी नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी पूछा गया। देखो, एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, बस ये फॉर्मूला अगर आपको पता था, P नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट P, ये बराबर होता है P A यूनियन B का नॉट। ये फॉर्मूला अगर आपको पता होता तो आप कर लेते, यानी ए के ना होने की संभावना इंटरसेक्शन बी के ना होने की संभावना बराबर हो जाएगा ए और बी दोनों के होने की संभावना का क्या? अगेंस्ट, यानी ए और बी का ऑड। देखो ये क्या हो जाएगा, देखो ए के ना होने की संभावना इंटरसेक्शन बी के ना होने की संभावना अगर आपको निकालनी है तो ऑड अगेंस्ट क्या निकालोगे? ऑड अगेंस्ट ए और बी के होने की संभावना। मतलब आपको बस ये फॉर्मूला जानना था कि ए के ना होने की संभावना इंटरसेक्शन बी के ना होने की संभावना बराबर हो जाएगा ए और बी दोनों की होने की संभावना का ऑड। ठीक है, तो यानी आपने कहा पी ए नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी बराबर होता है पी ए और बी का नॉट। पी ए और बी का नॉट कितना हो जाएगा, मतलब नॉट ऐसे लगा लो, ये हो जाएगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी, नहीं तो हो जाएगा ए और बी के अगेंस्ट। अगर ए और बी यूनियन का अगेंस्ट जाना है तो यही तो हो जाएगा, किसी चीज़ के होने की संभावना बराबर होती है 1 माइनस ना होने की संभावना। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी चीज़ के ना होने की संभावना बराबर हो जाएगी 1 माइनस उसके होने की संभावना। अब यहाँ पे फॉर्मूला रख दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी, यानी कि पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये तो होता है, सबकी वैल्यू आपको पता है, फटाफट वैल्यू रख दो। तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस पी ए 3/8 प्लस पी बी 1/2 माइनस ये 1/4। सॉल्व करो,
1 माइनस ये 3/8 तो लिखा रहता, 1/2 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा 1/4, 1/4 प्लस का तो 3/8 प्लस 1/4, 1/4 को लिख सकते हैं 2/8, तो 3/8 प्लस 2/8 5/8, 1 माइनस 5/8 यानी आपका उत्तर आ गया 3/8। तो आपने सॉल्व कर लिया 3/8। इस प्रश्न को ये फॉर्मूला अगर आपको पता होता, इसमें कुछ भी नहीं था, 2 कौड़ी का प्रश्न था लिटरली। देखो आपको कुछ गुड़ा पुड़ा करने को दिया गया, x पावर -2 की बात की गई। देखो x पावर -2 किसी, अगर x पावर a लिखा हुआ है तो उसको हम लिख सकते हैं 1/x पावर -a, यानी कि अगर अंश में ले आओगे तो प्लस हो जाएगा नीचे, ऐसे ऐसे x पावर -2 लिखा है, इसका मतलब 1/x² निकालना है, कोई बात नहीं। देखो x बराबर इतना दिया गया, हम लिख सकते हैं x बराबर दिया गया 3/2 की पावर 2 और गुणे, इसको अगर हम पलट लें तो चिन्ह प्लस का हो जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं 3/2 की पावर 4, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, क्योंकि इसको पलटेंगे तो इसको हम लिख देंगे। देखो 3/2 के पावर 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं 1/3/2 की पावर -4। अब ये कितना लिखा हुआ है 1/3 के पावर -4 बटे 2 के पावर -4, 2 के पावर -4 ऊपर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने इसको पलट दिया और घात का साइन बदल दिया, कोई दिक्कत। तो यानी यहाँ से हमारा हो गया 3/2 के पावर a गुणे 3/2 के पावर b, अगर आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, यानी 2 4 6 हो गया। x की वैल्यू इतनी आई। अब इसके पावर -2 लगाना है मेरे भाई, इसके पावर अगर -2 लगाना है तो इसके पावर -2 करोगे तो इसके पावर भी -2 हो जाएगा। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, a के पावर b के पावर c बराबर होता है a के पावर bc b इंटू सी। तो यहाँ पे 6 इंटू -2 हो जाएगा, 3/2 के पावर 6 इंटू -2 -12। और मैंने आपको क्या बताया, x पावर -a बराबर होता है 1/x पावर a, तो ऐसे 3/2 के पावर -12 बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/, अरे देखो इसको पलट 1/3/2 के पावर 12 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। हमने कहा कि x पावर -a बराबर होता है 1/x पावर a, अरे 1/x पावर a लिखो या 1/x का होल पावर a लिखो। तो उसी प्रकार से इसको पलट के पावर का चाहे तो इसको पलटोगे तो 3/2 को पलटेंगे 2/3, चिन्ह इसका चेंज हो जाएगा, यानी 2/3 की पावर 12 आपका उत्तर हो जाएगा। आसान प्रश्न है, सुंदर प्रश्न है, और देखिएगा कैसे करेंगे। कहा गया a और b कोई कार्य 9 दिन में, b और c वही कार्य 18 दिन में, और a b c एक साथ करते हुए उसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। तो कहा गया a और c को एक साथ काम करने में कितना दिन लगेगा। आप लिख लो पहले, a और b कितने दिन में कर सकते हैं, हमसे कहा गया 9 दिन में कर सकते हैं। b और c उसी कार्य को करने आए तो वो कितने दिन में कर सकते हैं, वो 18 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। c और a का हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं c और a कुछ दिन में करते होंगे। और कहा गया a b c अगर मिलके कार्य को करें तो कितने दिन में कर सकते हैं, a b c मिलके 8 दिन में कर सकते हैं। देखो 9, 18 और 8 का एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा 72, यानी 72 यूनिट अगर टोटल वर्क हो तो ये 9 दिन में 72, यानी एक दिन में इनकी इफिशियंसी 8 हो जाएगी। 18 दिन में 72, एक दिन में 4, और ए बी सी मिलके 8 दिन में अगर 72 करते हैं तो एक दिन में 9 हो जाएगा, ठीक है। हम मानते हैं सी और ए की इफिशियंसी x है, यानी सी और ए एक दिन में x काम करते हैं। अब जोड़ देते हैं इनको तीनों को, तो यहाँ से a + a 2a हो जाएगा, b + b 2b, c + c 2c, यानी 2 टाइम्स ऑफ a + b + c, यानी कि a b c की इफिशियंसी का 2 गुना, a b और c की इफिशियंसी कितनी है 9, तो 9 का 2 गुना यानी कि 18। ये बराबर जगह इफिशियंसी जोड़ते चले जाओ, 8 + 4 + x यानी 12 + x, यानी यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 6। x है क्या, c और a द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। अगर c और a एक दिन में 6 यूनिट तो 72 यूनिट करने के लिए 12 दिन की आवश्यकता होगी, सिंपल सी बात है। देखो बहुत आसान सा प्रश्न है, स्टेटमेंट्स बहुत सारी दी गई हैं और इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा कि कौन सा असत्य है, गलत कौन सा है। देखो पहला प्रश्न, पहला ऑप्शन देखो, ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल हैज 1/4 द एरिया, यानी कोई त्रिभुज है, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला के बनाया गया है। आपको पता है किसी त्रिभुज को, अगर आपको मैंने स्टार बैच में पढ़ाया भी है कि अगर किसी त्रिभुज की मान लो 2a थी ये भुजा, 2b ये थी, 2c ये थी, ठीक है, a में इसको डिवाइड कर दिया गया, b में इसको, c में इसको, यानी हम ये कहें कि अगर ये इसका मध्य बिंदु था, ये इसका मध्य बिंदु था और ये इसका मध्य बिंदु था, और तीनों के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर जो ट्राइंगल बना, आपको पता है उसकी भुजा इस ट्राइंगल की भुजा की आधी आधी हो जाएगी, यानी इसका एरिया 1/4 हो जाएगा, और इन चारों का एरिया बराबर होगा। समझ में आया, यानी कि ये जो ट्राइंगल मिलेगा इसका एरिया ओरिजिनल ट्राइंगल के एरिया का 1/4 होगा। क्यों होगा, स्टार बेस्ड ज्योमेट्री जरूर देखना। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट कहा गया, इफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 13, 5, 12। देखो 13, 5, 12, 5 ये है, 12 ये है, 13, क्योंकि एक भुजा का स्क्वायर यानी 169, दूसरी भुजा का स्क्वायर 25, तीसरी भुजा का स्क्वायर 144,
इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर का सम अगर लोगे तो तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर है, और अगर किसी ट्राइंगल के लिए दो भुजाओं के स्क्वायर्स का सम तीसरी भुजा के बराबर हो तो वो राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाएगा, और राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाएगा तो एक एंगल 90 डिग्री, बाकी दोनों एक्यूट एंगल्स होंगे। सिंपल सी बात है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो गया, बिल्कुल ये भी सही है। अब देखो ये वाला स्टेटमेंट कहा गया, एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद द लार्जेस्ट साइड L ऑलवेज हैज एन एरिया लेस देन L²/2। इसको ध्यान से देखिएगा एक ट्राइंगल का मान लेते हैं, सबसे ये ट्राइंगल है हमारा कुछ, ठीक है, इसकी सबसे बड़ी भुजा हम कुछ मान लेते हैं ये L है, ठीक है, बाकी दोनों भुजाएं A और B मान ली। हमें एक चीज़ दिया गया है कि L सबसे बड़ी भुजा है, यानी कि A और B लेस देन होंगे L से, ठीक है, क्लियर हो गया। हमें इसकी एरिया निकालनी है तो इसकी निकालनी पड़ेगी हाइट, हमने हाइट निकाली, ये देखो h हो गया। आपको पता है ये L है, ये परपेंडिकुलर ड्रा किया, h इसके मतलब h अगर परपेंडिकुलर है इस पर तो L इसका हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण हो जाएगा, और h की जो भी वैल्यू होगी, कोई भी त्रिभुज होता है उसकी जो भी भुजा होती है वो कर्ण से छोटी होती है, यानी h इज ऑलवेज लेस देन L। अब अगर हम इसका एरिया निकालने जाएंगे तो एरिया बराबर होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू बी इंटू हाइट। हमें पता है कि ये BH हो गया, हाफ BH हो गया। आपको पता है B इज लेस देन L, H इज लेस देन L, यानी कि B इंटू एच, यानी BH की जो वैल्यू होगी, B भी L से छोटा, H भी L से छोटा, तो BH की वैल्यू L² से छोटी हो जाएगी, क्योंकि ये भी L से छोटा, ये भी L से, तो L गुणे L से BH की वैल्यू छोटी। अब अगर BH इज लेस देन L² तो BH की जगह पे लेस देन L² लिख सकते हैं, यानी हाफ इंटू L², यानी हाफ BH या हाफ BH को हम लिख सकते हैं लेस देन हाफ L², यानी कि जो भी एरिया होगी वो हाफ L² से छोटी होगी। क्लियर हो गया। ये देखो कहा गया एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद साइड 2a एंड 3a। देखो ये 2a था, मान लो ये 2a था और ये 3a था, इसकी एरिया पूछी गई थी। आपने कहा इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो समद्विबाहु त्रिभुज का नियम होता है कि अगर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो अनइक्वल साइड्स पे, अगर अनइक्वल साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए तो उसको बाइसेक्ट करेगा, यानी ये 1.5 हो गया, ये 1.5 है, 2 है, ये तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट में समथिंग ये हो जाएगा, यानी कि 4 - 3.15 × 75, ये 3.25 हो जाएगा, ठीक है। तो सॉरी कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, यानी कि 4 - 1.75 हो जाएगा, यानी यहाँ 1.75 ये हो जाएगी। अब इसकी एरिया पूछी गई, एरिया कितनी होती है, हाफ इंटू बेस 3 इंटू हाइट, रूट का 1.75 है। क्लियर हो गया। ये हो गया 3√1.75/2 A² ही हो गया। यहाँ पे √3 लिखा हुआ है, यानी कि इसकी वैल्यू नहीं बराबर है, तो इसका एरिया गलत दिया होता, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। क्यूब रूट इसका बराबर इसका, अब देखो दोनों पक्षों का अगर क्यूब कर दें, ठीक है, तो कोई बात नहीं होगी। यहाँ आ जाएगा 0.08, ये हो जाएगा 0.8, ये हो जाएगा P, इधर क्यू ले आओ क्योंकि इसका भी क्यूब होगा, तो ये बराबर हो जाएगा 0.008 गुणे 0.8 का क्यूब। इसको उठा के इधर भेज दो, 0.08 गुणे 0.8, तो P/Q की वैल्यू इतनी हो जाएगी। हमने कहा देखो इसका अगर हम दशमलव इसको चेंज करें तो ये लिखा हुआ 8 गुणे 10⁻², ये गुणा ही कर लो, तो ये 64 हो गया। 64 के आगे कितना दशमलव होना चाहिए, 3 1 4, नहीं 1 2, यानी कि दशमलव के बाद 4 अंक पे दशमलव होना चाहिए, मतलब दशमलव के बाद 4 अंक होने चाहिए, ठीक है। अब ऐसे नीचे गुणा करोगे तो 3 अंक, 8 × 8 = 64, ये 0.064 मिलेगा, ठीक है। इसका क्यूब लिखा हुआ है, यानी ये लिखा हुआ है 64 गुणे 10⁻², ये लिखा हुआ है 64 गुणे 10⁻4 लिखा हुआ है, तो 64 का क्यूब गुणे 10⁻12 हो जाएगा, क्योंकि 64 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 64 गुणे 10⁻4 का होल क्यूब, तो हम कह सकते हैं 64 का क्यूब गुणे 10⁻12 बटे नीचे में लिख सकते हैं 64 गुणे 10⁻3। बोलो क्लियर है। अब हम अगर 64 से इसका वो काट दें तो ये 64 का स्क्वायर बनेगा, 64 के स्क्वायर को लिख सकते हैं 8⁴ और गुणे में 10⁻12 10⁻3, तो 10⁻12 + 3 यानी कि 10⁻9 हो जाएगा। तो P/Q की वैल्यू बोलो क्लियर आ गई। दो कैंडिडेट्स के बीच इलेक्शन होता है जिसमें 64% ने अपना वोट डाला है, ठीक है, 64% ने अपना मतदान किया, जिसमें से 4% इनवैलिड हो गया। 4% वोट जो था 64% का 4% वो इनवैलिड हो गया। ए को 12,288 वोट मिले जो 64% थे टोटल वैलिड वोट्स का। देखो कहा गया टोटल नंबर ऑफ इनरोल्ड, छोड़ो वो सब, इनरोल्ड अगर ई रहे हों, ठीक है, तो 64% ने वोट डाला, 64% ने वोट डाला, यानी 64/100 ने वोट दिया। 64/100 को क्या लिख सकते हैं, 16/25 ने वोट दिया। हमें इससे मतलब
इसका 4% क्या हो गया, इनवैलिड। 4% इनवैलिड यानी कि 96% वैलिड। 96% वैलिड मतलब 24/25 वैलिड हो गया। 24/25 वैलिड हो गया। अब ये जो है ये वैलिड ओट है, और ए को जो ओट मिले हैं वो वैलिड ओट का 64% है। वैलिड ओट का 64% यानी इसका 16/25 हिस्सा ए को मिला है, जो कि कितने के बराबर, 12,288 के बराबर है। तो आपको यहाँ से निकालना है नंबर ऑफ इनरोल्ड कैंडिडेट यानी ई की वैल्यू निकालनी। सीधे सीधे काट देना, 16 से काटोगे 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, 16 छक्के 96, 16 अट्ठे 128। 24 से काटोगे 24 तियाँ 72, 24 दूना 16 से कटेगा 16 दूना 32, 25 25 625, 625 गुणे 2 1250, 1250 गुणे 25 31,250। या आप ऐसे कहो 25 गुणे 25 गुणे 25 15,625 गुणे 2 31,250। ई की वैल्यू 31,250। एक आदमी है अपनी जर्नी का 1/4 हिस्सा 25 से, 1/2 हिस्सा 40 से और रिमेनिंग 50 की स्पीड से ट्रेवल करता है। आपको बताना है एवरेज स्पीड क्या होगी। ठीक है, जर्नी 1/4 1/2 ऐसे करके दिया गया है, तो आप मान लो कि टोटल 400 किलोमीटर जर्नी थी। 100 किलोमीटर हो गया 25 से यानी 4 घंटे लगे होंगे, बाकी का 200 किलोमीटर हो गया 40 से यानी कि 5 घंटे लगे होंगे। ठीक है, और बचा कितना, 100 किलोमीटर को 50 से गया यानी कि उसको 2 घंटे लगे होंगे। एवरेज स्पीड निकालना है। आपने कहा टोटल जर्नी थी 400 किलोमीटर की, टाइम लगा 4 5 9 2 11, तो ये हो गया टाइम। टोटल डिस्टेंस 400, तो 400/11 एवरेज यानी 36 सही 4/11 एवरेज हो जाएगा। हमारे यहाँ कहा जाता है दुकानदार। ठीक है, एक दुकानदार है, वो अपनी गुड्स को लिस्ट प्राइस के आधे पे बेचा, इस वजह से 17% का नुकसान हो। देखो लिस्ट प्राइस 70% नुकसान का मतलब क्या हुआ, 17% नुकसान का मतलब हो गया वो 83% में बिकी। बोलो क्लियर है, 17% नुकसान का मतलब वो 83% में बिकी, यानी सेलिंग प्राइस 83%, और 83% जो है वो लिस्ट प्राइस का आधा है। लिस्ट प्राइस यानी कि इसका 2 गुना है, यानी लिस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 83 का 2 गुना यानी 166%। यानी कोई चीज़ जो 100% में खरीदी गई थी उसको 166% लिस्ट किया गया है, यानी कि लिखा गया है, मार्क किया गया है, तो कितना परसेंट बढ़ा के मार्क किया गया है। और आपसे पूछा गया इफ़ ही हैड सोल्ड ऑन द लिस्टेड प्राइस, यानी 166% पे बेचता तो कितना परसेंट प्रॉफिट होता, 66%। मोड निकालने कह दिया गया। मोड ये ऐसा प्रश्न है जिससे सब देखो, मोड क्या होता है, बहुलक। बहुलक मतलब जिसकी बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा। 21 कितनी बार आया है, 1 बार 2 बार, और कहीं दिख रहा है 21 2 बार आया। ठीक है, 15 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 15 4 बार आया। ठीक है, 16 1 बार 2 बार 3 बार, तो जो सबसे ज़्यादा बारंबारता तो 16 तो 3, एक हाईएस्ट 4 मिल चुका। 4 से ज़्यादा जिसकी बारंबारता होगी वही बहुलक बन सकता। 48 1 बार 1 ही बार, 6 1 बार 2 बार 3 बार, नहीं 3 बार तो हमें लेना ही नहीं, 4 बार से मिनिमम होना चाहिए। 44 1 बार 5 1 बार 43, सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, 15, कितनी बार 4, तो 4 तो उसकी बारंबारता हो गई। और बहुलक क्या हो गया, मोड क्या हो गया, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 4 और मोड कौन हो जाएगा 15, क्योंकि 15 की बारंबारता सबसे ज़्यादा है। दो कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज है, ए कोण पी, देखो बनाओ ऐसे, ए ये सर्वांगसम मतलब ए पी सिमिलर भी है और उनका एरिया भी बराबर, सब कुछ बराबर है। ये दोनों 90 डिग्री के हैं। ठीक है, बी सी बराबर 29 दिया गया, ये मान लो बी सी है। ठीक है, पी क्यू आर मान लेते हैं। ठीक है, बी सी बराबर 29 है, पी आर बराबर 21 है, पी आर बराबर 21 है। अब देखो अगर ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो अगर ये 21 है तो ये भी 21 हो जाएगा। अब अगर ये 21 है और ये 29 है तो ये कितना हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि पाइथागोरस लगा दो। ये 29 या 21, तो अंडर रूट में 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, यानी 29 + 21, तो 29 - 21, 50 अट्ठे 400 का वर्गमूल 20, यानी ये कितना आ गया 20। क्लियर हो गया। कहा गया एक धन है जो ए बी सी के बीच में इस रेशियो में डिवाइड किया जाता है, सी का हिस्सा 600 ज़्यादा है। देखो सी का हिस्सा 6 रेशियो है और बी का हिस्सा 3 रेशियो, दोनों का रेशियो का डिफरेंस 3 रेशियो आपको दिया गया 600, 3 रेशियो 600 है, यानी 1 रेशियो बराबर हो गया 200। आपसे पूछा गया कि अगर 1 रेशियो बराबर 200 है और ए बी सी को 4:3:6 के अनुपात में मिलता है, तो आपको बताओ ए को कितना ज़्यादा मिला। ए और बी का रेशियो क्या क्या है, 4 और 3, डिफरेंस कितना है, 1 रेशियो कितना है 200। क्लियर यार। देखो इसमें तो वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो, अदरवाइज तो x - y पता हो तो x + y निकाल सकते हैं। x + y क्या कहता है, x + y बराबर होता है अंडर रूट में x - y का होल स्क्वायर, यानी a - 2b का होल स्क्वायर, और प्लस 4xy यानी 4 × a × 2b हो जाए। तो a - 2b की वैल्यू तो पता है 8, तो 8 का स्क्वायर 64, यानी ये 64 हो गया,
और प्लस 4 दूनी 8ab, 2ab बराबर 4 है तो 8ab कितना हो जाएगा 36, 64 36 100, 100 का वर्गमूल 10। देखो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है, सॉरी इलेक्ट्रिक बिल है 50,000 रुपये का, तो आपको 30% का डिस्काउंट दिया जाए, 26 और 5% का डिस्काउंट दिया जाए, तो डिफरेंस कितना होगा? देखो 26 और 5 का डिफरेंस कितना हो जाएगा डिस्काउंट का? 26 और 5 का रिजल्टेंट 26 + 5 माइनस 26 × 5/100 यानी 130/100 यानी 1.3, तो ये कितना हो जाएगा 26 5 31, 31 में से एक घट जाएगा 30 यानी 30 माइनस 0.3 लिखा हो। एक डिस्काउंट है 30% का, एक है 30 से 0.3 कम, तो डिफरेंस कितना हो गया 0.3% का। अब 50,000 का 1% 500 तो 0.3% हो जाएगा 150, यही पूछा गया था। बहुत आसान प्रश्न है और देखिएगा ये आदिकाल से भी पूछा जा रहा है। cot पावर 4a प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर मैं कॉट स्क्वायर है इसमें कॉमन ले लूँ तो कॉट स्क्वायर कॉमन लेने के बाद कितना बचेगा कॉट स्क्वायर प्लस 1, यानी कि कॉट स्क्वायर प्लस 1 आपको पता होगा कॉसेक स्क्वायर ए होता है, ये बराबर 1 हो गया। कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1, यहाँ से हम कह सकते हैं कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 कॉसेक स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर है। सिंपल सी बात है बस और कुछ नहीं, यानी साइन बराबर कॉट हो गया, साइन बराबर कॉट। इनमें अगर हम कॉस स्क्वायर ए कॉमन ले लूँ, ठीक है, इनमें मैं अगर कॉस स्क्वायर ए कॉमन ले लूँ तो बचेगा कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। लिख लो ऐसे, जो लिखने में आया वो लिख लो। ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर ए -3, कॉस स्क्वायर ए को फिर से लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और माइनस का 3 लिखा हुआ है, ठीक है। अब 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए लिखा रहने दो, ठीक है, और आगे देखो क्या सॉल्व हो सकता है। इधर 1 माइनस 3 यानी कि -2 और माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे रख दो कॉट स्क्वायर ए, माइनस यहाँ का निकाल के यहाँ गुणा कर दो तो ये बचा कॉट स्क्वायर ए -1 इंटू ये कितना बचेगा कॉट स्क्वायर ए +2, ठीक है, कॉट स्क्वायर ए +2, कॉट स्क्वायर ए +2 गुणा करोगे ना तो कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए यानी x-1 इंटू x+2। अगर आप गुणा करोगे x-1 इंटू x+2 तो ये बनता है x² + x-2, यही बनता है x-1 इंटू, तो यहाँ पे बन जाएगा कॉट पावर 4a प्लस कॉट स्क्वायर ए -2, कॉट पावर 4a प्लस कॉट स्क्वायर ए है 1, तो 1 - 2 आपका उत्तर हो जाएगा, यानी 1 - 2 कितना हो जाएगा -1, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम बेसिक से एकदम तरीके से कर सकते हो। देखो सिंपल सी बात है, बहुत आसान सा प्रश्न है। रेडियस और हाइट राइट सर्कुलर कोन के लिए 25% से बढ़ाई गई है। क्या क्या बढ़ाया गया है? रेडियस और हाइट बढ़ाई गई है, रेडियस और हाइट बढ़ाई गई किसके लिए? राइट सर्कुलर कोन के लिए। आपसे कहा गया वॉल्यूम में क्या वृद्धि होगी। देखो जो राइट सर्कुलर कोन होता है उसके लिए जो वॉल्यूम होता है 1/3 इंटू पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट। मैंने आपको क्या बताया कि कोई चीज़ रेडियस का भी उतना ही वृद्धि, हाइट में भी उतनी ही वृद्धि, यानी रेडियस का स्क्वायर यानी कि रेडियस गुड़े रेडियस, हाइट यानी कि रेडियस गुड़े हाइट। इसमें 25% वृद्धि, फिर 25% वृद्धि यानी रेडियस में 25 हो गया, और फिर हाइट में भी 25, यानी आपको 25 का क्या निकालना है? 25 का क्या निकालना है? रिजल्टेंट निकालना है। तो आप रिजल्टेंट के फॉर्मूले निकाल सकते हो। अदरवाइज कोई चीज़ 4 था, 25% बढ़ के 5 हो गया, ठीक है, यानी 5 आर की जगह पे रख देंगे तो 125 पहले था, अभी कितना हो गया? सॉरी, कोई चीज़ 4 था बढ़ के 5 हो गया, तो अभी कितना हो गया? 125। पहले कितना था? 4 4 4 यानी 4 चौको 16 चौको 64, 64 से 125 हुआ, बढ़ा कितना? 61। 61 64 का कितना परसेंट है? निकाल लो, डिवाइड करो 4 से 16, 4 से हो जाएगा 25, 25 गुणे 61/16, 25 गुणे 16, 25 गुणे 60, 1500, 1525 में 16 से डिवाइड करना है, 1525 में 16 से डिवाइड करना है, तो 16 9 144, 8 85, 16 5 80, 5 16 3 48, 95.3% आपका आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न भी बहुत बेसिक सा है। किसी संख्या को पहले 25% बढ़ाया गया फिर 16% से घटाया गया। देखो x और y का रिजल्टेंट क्या होता है वो आपको पता है। x और y का रिजल्टेंट कितना होता है? x + y। अगर वृद्धि है तो x + y + xy/100 होता है। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 25% की वृद्धि और -16% की वृद्धि, यानी x की वैल्यू 25 है, y की वैल्यू -16 है, तो कितना हो जाएगा? 25 - 16 यानी 9, 25 गुणे 16/100 यानी 400/100 यानी कि 4, 9 - 4 कितना हो जाएगा? 5, 5 पॉजिटिव है निगेटिव पॉजिटिव, तो मतलब पॉजिटिव का मतलब हो गया वृद्धि, यानी 5% की इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, कोई संख्या में। अगर आपको याद हो तो बचपन में एक प्रश्न किया करते थे, मेरे दादाजी अलाव पे बिठा के ये प्रश्न मुझसे पूछा करते थे कि ए और बी के पास बराबर संख्या में ऑरेंजेज हैं, ठीक है, ए और बी के पास बराबर संख्या में ऑरेंजेज हैं। ए बी को कहता है कि अगर आप 10 ऑरेंजेज अपने वाले मुझे दे दो तो आपके पास बचे ऑरेंजेज का मेरे पास दुगुना हो जाएगा। देखो अगर यहाँ से 10 निकल जाए और इनके पास 10 आ जाए तो ये x + 10 जो है वो 2 गुना हो जाएगा बी के पास ऑरेंजेस की संख्या का।
ठीक है, यहाँ पे देखो बराबर संख्या में अगर होता तो ऐसा प्रश्न बनता, यानी यहाँ से हो जाता है x बराबर 30, यानी कि 30 ऑरेंजेस इनके पास थे, 30 ऑरेंजेस इनके पास थे, इन्होंने 10 उठा के इनको दे दिया 40, इनके पास 20, अब दुगना। लेकिन यहाँ पे हैव नॉट इक्वल ऑरेंजेस, इनके पास बराबर संख्या में नहीं है, इनके पास अलग अलग संख्या में, ऐसा प्रश्न में कहा गया। यानी ए और बी के पास अलग अलग संख्या में ऑरेंजेस, इनके पास x है, इसके पास y मान लेते थोड़ी देर के लिए। कहा कि y अगर 10 कम कर दे और ये 10 x के पास आ जाए तो ये जो संख्या होगी वो b के पास ऑरेंजेस की संख्या का 2 गुना हो जाएगा। b कहता कि अगर आप अपने 2 ऑरेंजेस दे दोगे, यानी x के संख्या 10 कम हो जाए, तो y के पास उतने, b के पास उतने ही ऑरेंजेस होंगे जितने x के पास हैं, यानी कि b के पास 10 ऑरेंजेस बढ़ जाए, a के पास 10 ऑरेंजेस कम हो जाए, तो दोनों की संख्या बराबर हो जाएगी। यानी x माइनस वाई बराबर 20 दिया गया और x माइनस 2y बराबर माइनस 30 दिया गया। 2 इक्वेशन दिए गए, तो आपको बताना है a के पास ऑरेंजेस की संख्या, यानी कि आपको सॉल्व करना है x के लिए, यानी y गायब कर। तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 2x माइनस 2y बराबर 40, दोनों जोड़ दोगे तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, घटा दोगे तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर 40 माइनस माइनस 30, यानी कि x बराबर 70 हो जाएगा। दोनों इक्वेशन सॉल्व करना था, दैट्स इट। हमने कहा a के पास x ऑरेंजेस थे, b के पास y, तो b का अगर 10 निकल के x के पास चला जाए, a के पास चला जाए, तो a के पास x प्लस 10 होंगे, b के पास y माइनस 10, जो कि a की संख्या b की संख्या की दुगनी है। यहाँ से एक इक्वेशन मिली। b कहता है कि अगर आप अपने 10 ऑरेंजेस दे दोगे, यानी a के पास x माइनस 10 बचे, b के पास y प्लस 10 हो जाए, तो दोनों की संख्या बराबर हो जाए। यहाँ से एक इक्वेशन मिला। हमें a के पास ऑरेंजेस की संख्या निकालनी थी, यानी x के लिए निकालना था, 2 से गुणा करके y कैंसिल कर लिया, x बराबर 70 आ गया। देखिएगा, कहा गया एक खंभा है जो एक 12 मीटर लंबे तार के सहारे खड़ा है, स्टील का वायर है। आपने देखा होगा खंभे अक्सर तार में बांध के खड़े करते हैं ताकि आंधी वांधी आए तो गिरे ना। और ये जो तार है 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। क्या इफ़ द स्टील वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल ग्राउंड, यानी 30%। तो आपको हाइट बतानी, आपको इसकी लंबाई दे देगी 12, आपको निकालनी हाइट की लंबाई, मतलब हाइट की लंबाई नहीं, मतलब पोल की लंबाई। 30 के लिए अगर हम बात करें 30 डिग्री एंगल के लिए, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रिलेशन है, यानी लंब और कर्ण का साइन देता है, साइन 30 यानी लंब बटे कर्ण, यानी साइन 30 मतलब 1/2 बराबर h बटे 12 हो जाए। तो h बराबर कितना हो जाएगा, 12/2 यानी 6। पोल की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 6। देखो इस प्रश्न को जितना आसानी से मैं करवा सकता हूँ उतना आसानी से करवा रहा हूँ, ठीक है। इवन उससे ज़्यादा भी, बेसिक से भी बहुत आसान। एक विक्रेता है जो बेईमान है, वो अपने वस्तुओं को कॉस्ट प्राइस पे बेचने का दावा करता है, लेकिन फिर भी 25% का फ़ायदा हो जाता है। फ़ायदा कैसे होता है, फ़ायदा यूँ होता है कि वो कहता तो है 1 किलोग्राम बेच रहा हूँ, बट वो 1 किलोग्राम से कम बाट यूज कर लेता है, ठीक है। एक बात बताऊँ, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है हमेशा, हमेशा ध्यान रखना कि प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है जितने की बेईमानी करता है बटे में 1000 माइनस x, ये बराबर होता है प्रॉफिट। 25% को भिन्न में लिख सकते हैं 1/4। तो ये x बटे x क्या है, कितने ग्राम बेचता है, मतलब कितने ग्राम, x क्या है, सॉरी x क्या है, कितने ग्राम की बेईमानी करता है 1 किलो पे। तो x बटे 1000 माइनस x, यानी कि कितने ग्राम की बेईमानी करता है बटे कितने ग्राम बेचता है, बराबर होता है प्रॉफिट परसेंटेज का भिन्न में बदल लो। तो यहाँ से 4x बराबर 1000 माइनस x, यानी x बराबर 200, यानी 1 किलो पे वो 200 ग्राम की बेईमानी करता है, ये पता चल गया। यानी हम ऐसे कहें कि ये मतलब ये तो मैंने ट्रिक बताया कि कितने % की बेईमानी कितने फ़ायदा कमाने के लिए ये निकालना चाहो। अदरवाइज अब हम करते हैं बेसिक से। देखो कोई चीज़ उसने 1000 की खरीदी, ठीक है, और उसे बेचना कितने में, 1000 में, लेकिन उसे 25% का फ़ायदा चाहिए। अगर उसे रियल में 25% का फ़ायदा चाहिए होता तो 1250 रुपये प्रति किलोग्राम बेच देता, उसका 25% का फ़ायदा हो जाता। लेकिन हमसे कहा गया रेट 1000 ही रखना है, तो 1250 रुपये के भाव से 1000 रुपये में कितने ग्राम कोई वस्तु मिलेगी, 0.8 kg, यानी 800 ग्राम ही मिलेगी, यानी 800 ग्राम ही वस्तु मिली। हमने कहा कि 1250 रुपये में 800 ग्राम ही वस्तु मिलेगी अगर हमें 25% का फ़ायदा कमाना है। अगर हमें 1000 रुपये में 1000 ग्राम वाली वस्तु को 25% फ़ायदे बेचना होता, वैसे 1250 में बेच देते, लेकिन हमें 1000 में ही बेचना है तो वजन कम करना पड़ेगा। तो आप ये देख लेते हैं कि 1000 रुपये में 1250 के भाव वाली कितने ग्राम वस्तु आएगी, आपने कहा 800 ग्राम, ठीक। हमने कहा अब हमें केवल और केवल कमाना है फ़ायदा, कितने % का, 10%। एक बात बताओ, 1000 ग्राम 1000 रुपये में ख़रीदा गया था, यानी 1 रुपये में कितना ग्राम खरीदा गया था, 1 रुपये में हमारा ख़रीदा गया था 1 ग्राम।
हमारे पास 800 ग्राम हमने बेचा है, ठीक है। अब ये देखो कि हमने कह के 1 किलो जो कह रहे हैं, बेचेंगे तो कम ही ना, बेचेंगे तो 800 ग्राम ही, तो हमें 800 ग्राम पे ही ऑपरेट करना है। पहले बस इतना देखो कि 800 ग्राम का क्रय मूल्य कितना है, 800 ग्राम। हमें फ़ायदा कितने का लेना है, 10% का, यानी बेचना कितने में है, 880 रुपये में। 880 रुपये में हमें बेचना है। जिस वस्तु को हम 1000 में बेच रहे हैं उसको 1000 में नहीं, अब केवल 880 में बेच देंगे तो भी तो फायदा 10% का है। क्यों? क्योंकि हमने कहा 800 ग्राम ही हमें बेचना, और 800 ग्राम हमने खरीदा कितने का, 800 रुपये का। हमें 10% फायदा चाहिए, यानी 880 में बेच दें तो भी 10% का फायदा है। क्योंकि कहते तो हमें 1 किलो हैं, लेकिन बेचिए हम 800 ग्राम ही रहे, तो हमने कहा 880 रुपये में बेचना है। 1000 जिस वस्तु का क्रय मूल्य है उसको 880 में बेचने के लिए कितने परसेंट का डिस्काउंट देना पड़ेगा, 12%। यानी 12% का डिस्काउंट दे दें तो भी 10% का फायदा हो रहा है। समझ में आया? मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ। 1000 रुपये में 1000 ग्राम कोई चीज़ खरीदी गई, या 1000 रुपये में 1000 ग्राम हमने मान लिया खरीदी गई। हमें 25% फायदे में बेचना था, 1250 का बेच देते, 25% का फायदा हो जाता। लेकिन हमसे कहा गया कि अंकित मूल्य पे ही बेचना है, फिर भी 25% फायदा कमा रहे, यानी हम वजन ही कम तोलेंगे। तो हम देख लेते हैं 1250 रुपये में, 1000 रुपये में 1250 भाव वाली कितने ग्राम वस्तु आएगी, 800 ग्राम। नहीं, अगर हम 800 ग्राम वस्तु को 1000 रुपये में बेच दें तो भी हमारा 25% का फायदा है। अब हमें केवल कितना परसेंट फायदा कमाना है, 10%। हमने कहा 1 रुपये ग्राम खरीदा था, 800 ग्राम का 800 रुपये क्रय मूल्य हुआ। 800 रुपये क्रय मूल्य अगर हुआ तो 10% फायदा कमाने के लिए 880 में बेचना पड़ेगा। जिस वस्तु पे 1000 लिखा उसको 880 में बेचने के लिए कितना परसेंट डिस्काउंट, 12%। एवरेज वेट 40 स्टूडेंट का 52 किलोग्राम है, ठीक है, 40 स्टूडेंट का 52 है। तो अगर टीचर का वेट अगर इंक्लूड कर दिया, यानी 41वां एक व्यक्ति आ जाता है, यानी एक टीचर है जो आ जाता है, तो सबका वेट 500 ग्राम से बढ़ा देता है। 500 ग्राम मतलब ½ किलोग्राम से बढ़ा देता है। तो कहा गया टीचर का वेट बता। देखो टीचर के आने से लोग कितने बढ़े, 41, यानी वो कितना एवरेज से ज़्यादा लेके आ रहा है, 41 लोगों पे आधा किलो बढ़ा दे रहा है, यानी कि वो 20.5 किलोग्राम एक्स्ट्रा लेके आ रहा है। किससे 20.5 किलोग्राम एक्स्ट्रा, एवरेज से। एवरेज था 52 से 20.5 किलोग्राम एक्स्ट्रा लेके आ रहा है टीचर, तभी तो 41 लोगों पे आधा किलो बेटा, यानी उसका वेट हो जाएगा 52 + 20.5 यानी 72.5 किलोग्राम। देखिएगा कहा गया डायमीटर एक हेमीस्फेरिकल वॉल्यूम का दिया गया, यानी अर्धगोलाकार कटोरा, इसका डायमीटर अगर 21 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 21/2। तो आपसे पूछा गया वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 πr³ यानी 2/3 गुणे पाई की वैल्यू दी गई 22/7 गुणे r का क्यूब यानी 21/2 गुणे 21/2 गुणे 21/2, यानी हम कह सकते हैं 21 गुणे 21 गुणे 21 बटे में 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 8। 2 से घटे गए 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 से 11 हो जाएगा, 7 यहाँ 21 से 21 कट जाएगा, यानी आपका आया कितना 11 गुणे 21 गुणे 21 441 बटे में 2, यानी 11 गुणे ये कितना हो जाएगा 220.5, यही तो हो जाएगा। अब हमारा आंसर आ जाना चाहिए। 11 × 5 = 55 हो गया, ठीक है। 11 दूना 22 हो गया, 11 दूना 22 2 24 हो गया, यानी 2425.5 सेंटीमीटर क्यूब हमारा वॉल्यूम आ गया। एक शहर की जनसंख्या के बारे में बात किया गया, वो 1,75,000 थी 2 साल पहले। अगर एक बार 4% एक बार 5% बढ़ी तो प्रेजेंट पॉपुलेशन देखो 1,75,000 थी, ठीक है, 1,75,000 थी, 4% बढ़ी 5% बढ़ी। देखो 4% और 5% बढ़ने का मतलब हो गया कि एक बार 25 से 26 हुई यानी 26/25 हुई, और एक बार 5% बढ़ी यानी कि 5% बढ़ने का मतलब कि 20 थी तो 21 हो गई। बस इसी को सॉल्व करना है। तो 25 गुणे 20 500, यानी ये कटा 5 से काट दोगे 5 × 15 ये 350 आ जाएगा। देखो यूनिट डिजिट 0 हुआ, 5 × 30 और 1 कम, यानी कि ये डिजिट और 0 हो जाएगा। अब देखो अब आप गुणा करो तो ये 35 गुणे 26 गुणे 21 लिखा हुआ है। 35 गुणे 26 करने के लिए क्या करोगे, 35 गुणे 2 गुणे 13 यानी 70 गुणे 13 910 ये हो गया। 35 गुणे 26 910, 910 गुणे 21 तो एक जीरो लगा लो, 91 गुणे 21 करोगे, 21 × 21 और 91 21 9 189 दो 191, यानी आपका हो गया 191 के बाद 100, ये आपकी पॉपुलेशन हो जाएगी। तो आई होप आपको 30 के 30 प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी स्टार बैच अपने पास अवेलेबल है, बहुत सारे बैच प्रीवियस ईयर शॉर्ट पेपर्स वगैरह अवेलेबल हैं, तो डू चेक इट आउट। बाकी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू ऑल। वंदे मातरम।